घटनाचक्र खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को करा मनी कपूर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमिनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुआ। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः
खालिसा यानी खालसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण का मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इस बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं के विरुद्ध विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शीर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक शाही ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम खलीफतुल्लाह आदि उपाधियां धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नसरुद्दीन खुसर व शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, पैगंबर और सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? आंसर हो जाएगा जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, यानी ए सही है, यार गलत, ए सही। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उसकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा 8 का ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। राजा चंद्रदेव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। का सीधा आंसर देख लेते हैं। रणथंभौर हमीरदेव था। अच्छा, चित्तौड़ का राजा रतन सिंह थे। देवगिरी के राजा रामचंद्र थे। गुजरात के राजा कर्णदेव थे। अलाउद्दीन खिलजी की नियमित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सीधा इसका आंसर देख लेते, डी हो जाएगा, यानी 2 1 4 3, यानी 2 पहले गुजरात विजय हो जाएगा, 2 1 रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद वारंगल। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम है। गुजरात 1299 ईस्वी में होता, रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ 1303 ईस्वी में तथा वारंगल 1310 ईस्वी में। दिए गए चित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्देशित मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था? आंसर हो जाएगा डी, मलिक काफूर ने किया था। ये जो दिया हुआ है मानचित्र, इसका मानचित्र में निर्देशित मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन तथा वक्फ धर्मांत प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? 13 का आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि खराज के रूप में निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुसलमान शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित की थी। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर, घड़ी और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज 50% कर दिया था वह था, आंसर हो जाएगा ए और बी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन विशेष में रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारण करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। 16 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 दोनों पढ़ लेते हैं। उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, सही है। और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप में लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुक्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारी खुर्द, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर के लिए
जिसके कारण खुर जमींदार और बालाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। 17 का आंसर सी है, ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार के अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी। उसे विस्तृत अधिकार दिए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था। कथन सही है किंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण का मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसने सैनिक सुविधापूर्ण रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार मुख्यतः एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए। जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा ई अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? आंसर हो जाएगा बी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसके रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी मलिक इज़्ज़-उद-दीन काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 2 सही। अलाउद्दीन के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और उस शहर को घेरा डाला था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत का पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमाशरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ, लेकिन कालानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं का सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी
सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। निम्नलिखित में से कौन सा विमिलित सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी ये गलत है। और बाकी सबसे ये देवगिरी का हो जाएगा शासक शंकर देव, और होयसाल का वीर बल्लाल, और मथुरा का हो जाएगा वीर पांडे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना के काकतीय वंश का शासक था। वहाँ यहाँ का तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही है। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? आंसर हो जाएगा यूपी में से कोई नहीं। विकल्प किसी भी सुल्तान के खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश के खिलाफ से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। लेकिन केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? आंसर रहेगा मुबारक खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मुगली काफूर के मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1303 में काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। ध्यातव्य है कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन एवं मलिक झाजू ने किया था।